नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे जसपुर की, जहां पर एक गुलदार की जान उस वक्त आफत में आ गई जब वो खेत में बने बोरवेल के अंदर फंस गया। लोगों का कहना है कि गुलदार शिकार की तलाश में यहां पर आया होगा, मगर ये बोरवेल के अंदर ही फंस गया। इस वीडियो में आप देख पाएंगे किस तरीके से गुलदार खुद को बोरवेल के पाइप के सहारे किस तरीके से नीचे गिरने से रोके हुए है। नीचे पानी भरा है, अगर ये गुलदार नीचे गिर जाता है तो फिर इसकी जान पर आफत आ जाएगी। आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और गुलदार शिकार करने के लिए गया था, लेकिन देखिए वहां पर किस तरीके से फंस गया है। और देखिए गुलदार वहां पर फंसा हुआ है, उसके साथ ही साथ जिसका शिकार करने के लिए गया था वो भी गुलदार को ही पकड़कर अपनी जान बचा रहा है। तो देखिए ये भी कुदरत की तस्वीर है कि जो एक दूसरे के दुश्मन थे और जो शिकारी था वो अब एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जसपुर में ये तस्वीर आई है जहां पर गुलदार की जान आफत में फंसी। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और अब कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। तो शिकार की तलाश में ये गुलदार पहुंचा था और वन विभाग की टीम पहुंची है मौके पर। गुलदार का रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर पानी में गुलदार गिरा तो उसकी जान जा सकती है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और अब उस सूचना के आधार पर रेस्क्यू की टीम पहुंची है और इसका रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर बैठक है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बैठक कर रहे हैं। 3 जिलों के डीएम से पर्यटन मंत्री ने फीडबैक लिया है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के डीएम वर्चुअली जुड़े हैं। सचिव पर्यटन, बीकेटीसी के अध्यक्ष समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। 22 अप्रैल से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस लिहाज से अब वक्त बेहद कम बचा है। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तीनों जिलों के डीएम से पर्यटन मंत्री ने फीडबैक लिया है कि क्या तैयारियां हैं। दरअसल उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में ही चारधाम यात्रा का आयोजन होता है। ऐसे में तीनों जिलों के जो डीएम हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है। साथ ही इस बैठक में सचिव पर्यटन, बीकेटीसी के अध्यक्ष समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ गए हैं। पंकज, ये बताइए कि जो बैठक हुई है काफी महत्वपूर्ण है, क्या फीडबैक निकल कर आया है? तैयारियां सब पूरी हो चुकी हैं या कुछ कमी बच रही है? देखिए, अभी बैठक चल रही है और इसमें कई जगह से ऐसी जानकारी मिली है कि जो तैयारियां पूरी नहीं हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो मौसम खराब था, मौसम खराब होने की वजह से खासकर केदारनाथ के पैदल मार्ग पर जो व्यवस्थाएं बनाई जानी थी वो अभी तक नहीं बन पाई हैं, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। जो पुनर्निर्माण के काम है केदारनाथ में वो भी प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी, क्योंकि वहाँ पर सीधे सड़क मार्ग से लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन मंदिर के आसपास की जो व्यवस्थाएँ बनानी है, यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्थाएँ बननी है, उनको अभी चाक चौबंद किया जाना है। यमुनोत्री मार्ग पर भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की जानी है। और सबसे बड़ी बात इस बार इस पर जोर दिया जा रहा है, जो यमुनोत्री और केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, जहां पर घोड़े खच्चरों से यात्रा की जाती है, तो उस मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाए, टीन सेट लगाए जाएं। उसके साथ साथ ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पशु विभाग की तरफ से वो की जानी है। और कई तरह से फटकार भी सतपाल महाराज ने लगाई है अधिकारियों की कि क्यों नहीं अभी तक व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। और ये बड़ी बात, एक बार ये भी बता दूं मैं अपडेट कि खुद सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री हैं, और वो पहली बार चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्थाओं की बैठक ले रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भी बैठक कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद एक फाइनल बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनी है, जिसमें तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाना है। तो ये अभी फौरी तौर पर तैयारियों की बैठक हम कह सकते हैं, जिसमें सतपाल महाराज तमाम अधिकारियों से बैठक ले रहे हैं, क्योंकि 3 जिले बड़े महत्वपूर्ण हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। इन तीनों जिलों में चारधाम यात्रा होनी है और वहीं पर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जानी है। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण बात ये रखी है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के रुकने की जो व्यवस्थाएं हैं वो बीकेटीसी के माध्यम से जो उनकी धर्मशालाएं हैं वो की जानी चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत तमाम जो धर्मशालाएं हैं वो तोड़ दी गई हैं। तो बद्रीनाथ धाम में बहुत ज्यादा यात्रियों के रुकने की व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए बीकेटीसी ने ये मांग की है कि वहां पर यात्रियों के साथ आप बने रहिए, उस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपके पास आएंगे।
उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। सरकार ने आम लोगों को हिदायत दी है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ वो वैक्सीनेशन करा लें। साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से एहतियात बरतने को भी कहा गया है। यही है अभी कि प्रथम दृष्टया मैंने कहा है कि भाई एक तो सब लोगों को टेस्टिंग ज़रूर कराना है अपनी। एक क्या है कहा है हम लोगों ने कि भाई सभी लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं। हमारे यहाँ पहली डोज वैक्सीन की लग गई है, दूसरी भी लग गई है, आजकल प्रिकॉशन डोज सभी जगह लग रही है और 1 लाख डोजों की डिमांड हमने जो है भारत सरकार से की। देहरादून जिले में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। देहरादून में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 3 महीनों के बाद प्रदेश में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो सोमवार को 550 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसमें से 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में सरकार ने श्रद्धालुओं से भी कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, हर विभाग की तैयारी पूरी है और मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार बैठकें कर ली, हम लोगों ने भी की हैं। और जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था इस बार की गई है। साथ में ये भी है कि कोविड के केस अभी बढ़ रहे हैं। मैंने बैठक की है और उसमें ये तय किया गया कि एक तो टेस्टिंग पे जोर दिया जाएगा और एक वैक्सीनेशन पे जोर दिया जाएगा और भारत सरकार की जो गाइडलाइन आएगी उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। 3 बातें कल हुई हैं और कल ही हमने सारे सीएमओ को निर्देश भी दे दिए। पिछले कुछ रोज के भीतर ही उत्तराखंड में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ महीने पहले तक उत्तराखंड कोरोना फ्री स्टेट बन गया था। अप्रैल महीने के आते ही कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने वाली है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा से पहले एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करेगी। चारधाम यात्रा की हमारी तैयारियां पूरी हैं और 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो यात्रा अच्छी होगी। 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण यात्रा के लिए करा लिया है। तो कोरोना की जो भी गाइडलाइन होगी उसको हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि सभी यात्रियों की, जो भी तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी हो और सरलता से। उत्तराखंड के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, मगर अभी तक स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं। छात्र छात्राओं को प्रदेश सरकार की तरफ से मुफ्त किताबें बांटी जानी थी। पिछले साल भी काफी देर से किताबें मिली और इस बार भी स्थिति पिछले साल के जैसी ही है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, मगर छात्र छात्राओं के सामने परेशानी इस बात को लेकर है कि उन्हें अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। दरअसल सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें दी जाती हैं। 1 अप्रैल से स्कूल खुल चुकी हैं और कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, मगर अभी कहना मुश्किल है कि किताबें कब आएंगी। इस बार करीब 16 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को किताबें बांटी जानी है। फिलहाल बच्चों को पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करवाई जा रही है, मगर ये व्यवस्था अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड परीक्षाएं 6 तारीख तक बोर्ड परीक्षाएं हैं और इस बीच पूरी उम्मीद है हमें कि जल्दी ही सारी किताबें बच्चों को मुहैया करा दी जाएंगी। अभी हम लोगों ने वैसे विगत सत्र की जो किताबें हैं बच्चों की वो भी मंगवाई हुई हैं बच्चों से। जिनके पास नहीं होंगी उनको हम अभी उससे पढ़ा लेंगे और शीघ्र ही आ जाएंगी। एबीपी गंगा ने इस बारे में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से भी सवाल किया। धन सिंह रावत इसके पीछे बजट सत्र का हवाला देने लगे। आपको लेके कोई दिक्कत नहीं। इस बार ये हुआ कि 4 लाख बच्चों को हम अतिरिक्त किताबें दे रहे हैं जो एडिट स्कूल में पढ़ते थे। तो बजट सत्र जैसे हमारा हुआ है, उसके बाद बजट जैसे लोकेशन हुआ है तो हमने तुरंत जो है विभाग के साथ ये MOU कर दिया है जो किताबें लाते हैं। और साथ में ये भी क्या है कि हफ्ते 10 दिन में सारे स्कूलों में किताबें वो पहुँचाएंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर वैसे ही अच्छा नहीं है। कहीं पर शिक्षकों की कमी है तो कहीं पर इमारत झज्जर होने से हालत खराब है। इस बीच किताबों की कमी ने बच्चों के अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है। जाहिर है जब तक नई किताबें नहीं आ जाती हैं, छात्रों को पुरानी किताबों से ही काम चलाना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज आड़ा की रिपोर्ट।
तो देखिए किस तरीके से किताबों की दिक्कत आ रही है। शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है और पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, ये बताइए कि अब तो कोई महामारी की ऐसी स्थिति भी नहीं है कि कोई बात ये कही जा सके कि किताबें छप नहीं पाई, प्रकाशन नहीं हो पाया। कहां पर चूक रह गई, कोई बता पा रहा है क्या? और कब तक किताबों की आपूर्ति हो जाएगी? देखिए, पूरी तरह से विभाग की चूक है। विभाग का सुस्त रवैया है कि जो तमाम बच्चे हैं उनको किताबें नहीं मिल पाई हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पिछली बार भी तक लगभग 3 महीने बाद बच्चों को किताबें मिल पाई थी। क्योंकि देखिए, यहाँ दूसरे राज्यों की जो अपेक्षा अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति है। यहाँ पर ऐसी क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पर लोगों को कई किलोमीटर जाना पड़ता है। किताबों देने के लिए ही 2-3 दिन का वक्त लग जाएगा। शुक्रवार के दिन सरकारी विभाग का जो सरकारी शिक्षा विभाग है उसका MOU कंपनी के साथ हुआ है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में अब 3 महीने का वक्त लगेगा। क्योंकि अभी MOU हुआ है, MOU के बाद फिर NCERT की किताबें छापी जाएंगी। किताबें छापने के बाद वो फिर विभाग को मिलेंगी, विभाग उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर। तो इस पूरे प्रोसेस में ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने का वक्त लग जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि शैक्षणिक सत्र जब 1 अप्रैल से शुरू हुआ है तो 1 अप्रैल से लेकर आप जून तक मान के चलिए कि जून तक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाएंगी। यानी कि जुलाई से जब फिर से छुट्टी, गर्मी की छुट्टी के बाद सेशन शुरू होगा, उस वक्त बच्चों को किताबें मिल पाएंगी, वो भी उन क्षेत्रों में जो यहाँ मैदानी क्षेत्र हैं। अगर हम देहरादून की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो ये यहाँ पर सामान्य स्थिति है, यहाँ पर आसानी से किताबें भेजाई जा सकती हैं। लेकिन अगर हम इंटीरियर क्षेत्र की बात करें, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग की बात करें, तो यहाँ पर तमाम ऐसी दिक्कतें लोगों को हैं जहाँ पर कई किलोमीटर स्कूलों में किताबें बांटने के लिए जाना पड़ेगा, बच्चों को पैदल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी स्थिति विभाग के सुस्त रवैये की वजह से हुई है। जबकि अगर हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो सितंबर महीने में इस तरह का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था और वहाँ पर किताबें बांटने का प्रोसेस शुरू हो गया है। यानी कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को किताबें मिल गई हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में अभी भी ऐसे तमाम स्कूल हैं, लगभग 16,000 स्कूल हैं और यहाँ लगभग 12,000 छात्र हैं जिनको फ्री किताबें दी जानी है। लेकिन इन 16,000 स्कूलों के साथ साथ तकरीबन 600 ऐसे अर्धशासकीय विद्यालय हैं जहाँ पर किताबें दी जानी है। 4 लाख बच्चों को एक्स्ट्रा किताबें इस बार दी जानी है। बिल्कुल, ये एक बड़ी विडंबना है उत्तराखंड में कि कब बच्चों की किताबें मिलेंगी, देखने वाली बात होगी, कब विभाग की नींद खुलेगी। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए। वही अल्मोड़ा में दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर विधानसभा स्थित झूला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। रेखा आर्य ने कहा कि इस आंगनबाड़ी केंद्र के बनने से गर्भवती महिलाओं, बच्चों और आंगनबाड़ी वर्कर को सुविधाएं मिलेंगी। रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत राज्य के हर जिले में 200 केंद्र खोले जाएंगे, जिसके तहत अल्मोड़ा जिले में 40 केंद्र खोले जा चुके हैं। तो यही वो आंगनबाड़ी केंद्र है जिसका मंत्री ने लोकार्पण किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भी, गर्भधात्री महिला के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक सुविधापरक स्थान जो है उनको यहाँ पर आज प्राप्त होने जा रहा है। और मुझे इस बात को भी कहते हुए खुशी कि हमारे बच्चे जो है वो शिक्षा दीक्षा में भी जो है यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर सकें। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने धामी सरकार के मंत्रियों पर सवाल उठाए हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार के मंत्री ग्राम प्रधान बनने के लायक भी नहीं है। इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने इससे पहले भी मंत्रिमंडल की तारीफ करते नजर आए। आप खुद अंदाजा लगा लो कि सुलझे हुए या अनुभवी लोग मंत्री थे। आप विजय बहुगुणा की सरकार में मंत्रिमंडल देखोगे तो मैं था, आप देखोगे इंदिरा हृदय थी, इस पर आ रहे थे, अब सुरेंद्र सिंह नेगी थे, नवप्रभात तो शायद नहीं थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो सुलझे हुए लोग थे। अब आज का मंत्रिमंडल देख लो, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं किसी पे, दुर्भाग्य में छोटी बात हो जाएगी और ये हमारे प्रदेश का अपमान है। लेकिन अगर सही मायने में मैं किसी एक मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर मुझको अगर चयन करना होता तो कोई ग्राम प्रधान बनाने की क्षमता नहीं है। कुछ लोगों की क्षमता है, ग्राम प्रधान के योग्य नहीं। ऐसे मंत्री हैं, उनको कहोगे प्राइमरी स्कूल का टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको नहीं पता होगा कि बीटीसी है या क्या होनी चाहिए। उनको कहो एलटी क्या हुआ, उनको कहो लेक्चरर इंटर कॉलेज को इंटर पढ़ाने वाले टीचर को क्या कहेंगे, एलटी कहेंगे या प्राइमरी के टीचर कहेंगे या लेक्चरर कहेंगे, उनको नहीं पता होगा। उनको कहो पीएस क्या है तो कहेंगे पीएस क्या हुआ। चमोली में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या है। ग्रामीण एक बीमार बुजुर्ग महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे।
ये तस्वीरें दसोली ब्लॉक के पाड़ा गांव की बताई जा रही हैं, जहां गांव तक सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण बीमार महिला के डंडी कंडे के सारे अस्पताल लेकर पहुंचे। इन ग्रामीणों ने करीब 10 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की, जब कहीं जाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। आप तस्वीर देखिए, चमोली की तस्वीर है और ये बताती है कि जो विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं उनकी हालत असल में क्या है और अधिकारियों ने किस तरीके से अपनी पूरी सरकार को बरगला के रखा है। हरिद्वार में व्यापारी पोर्ट कार टैक्सी योजना का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि इस योजना से इनका काफी नुकसान होगा। व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार ने इसका रूट चेंज नहीं किया तो वो कोर्ट की शरण में चले जाएंगे। तो ये तस्वीर देखिए, दिखा रहे हैं पॉडकास्ट टैक्सी का विरोध हो रहा है। पोर्ट कार का जो रूट है वो इतना कंजेस्टेड रूट है और दलतारा पुल से हर की मोड़ी पर, उसमें पोर्ट कार संभव ही नहीं। कैसे चलेगी तो व्यापारी उजड़ जाएंगे सारे, पब्लिक को दिक्कत होगी। यहाँ शाइयाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, कुंभ की शाइयाँ निकलती। उधर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में लोन में फर्जीवाड़ा हुआ है। मृतक महिला और विदेश में रह रहे युवक के नाम पर बैंक से लाखों रुपए का लोन ले लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी एक आरोपी महिला फरार चल रही है। बैंक की छानबीन के बाद पता चला कि अनूप सिंह लंबे समय से कनाडा में रहते हैं। उनकी मां गुरुदेव कौर की 2019 में मौत हो चुकी है। 25 लाख का लोन लिया और 24 लाख का इन्होंने एक किस्त ले भी लिया था और किस्त नहीं भर रहे थे। तो बैंक वाले हमारे पास आए तो फिर कागज तो कहीं और पॉइंट आउट कर रहा था। वास्तविक रूप से अनूप सिंह तो बाहर था, परंतु हमने इसको सीरियसली लिया। अनिल ने और अनिल की टीम ने बहुत सीरियसली लेकर काम करी। इसमें इन्होंने सीसीटीवी को पकड़ा, सर्विलांस को पकड़ा, फिर लोगों के चेहरे से आइडेंटिफाई किया कि ये तो क्रिमिनल है, ये अनूप सिंह है ही नहीं करके। ठीक है, ये अनूप सिंह है ही नहीं, क्योंकि असली अनूप सिंह का फोटो कुछ और दिखता। अल्मोड़ा के फलसीमा में नियमों के खिलाफ जमीन खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। इसे लेकर फलसीमा गांव के अनुसूचित जाति से जुड़े लोग डीएम से मुलाकात करने पहुंचे। डीएम ने मामले में जांच के निर्देश दिए। तो जमीन में खरीद फरोख्त में धांधली का आरोप है। अल्मोड़ा के फलसीमा में नियमों के खिलाफ जमीन खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। उनकी खरीद को लेकर धोखाधड़ी की कुछ शिकायतें और कुछ विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं उनके उल्लंघन की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसमें एक समिति जांच के लिए पूर्व से ही एसडीएम की अध्यक्षता में गठित करी गई है। तो इसकी जांच पूर्ण होने पर जिस भी प्रकार के उल्लंघन इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खटीमा में किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देना चाहिए। उधर एसडीएम का कहना है कि प्रशासन नुकसान की भरपाई के लिए निरीक्षण करवा रहा है। लगातार बेमौसम बारिश हुई है, उससे पूरी गेहूँ तबाह हो रही है, गिर गई है। बहुत भारी नुकसान हुआ किसानों का और दाना भी पतला होगा। और अगर ऐसे ही बारिश और एक आध दिन और रही तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है किसानों की। जिलाधिकारी महोदय के इसमें निर्देश है कि हमारी टीम गठित कर दी गई उनके द्वारा, जिसमें एडीओ एग्रीकल्चर, एडीओ हॉर्टिकल्चर और हमारे राजस्व निरीक्षक ये मौके में जाकर जांच करेंगे और ड्रोन से सर्वे करते हुए जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा तय करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री धामी ने रेल मंत्री से पूर्णागिरी मेले के लिए देश के बाकी हिस्सों से रेल सेवा शुरू करने का आग्रह किया। उधर टनकपुर देहरादून के बीच जन शताब्दी रेल सेवा और दिल्ली रामनगर के बीच जन शताब्दी सेवा को लेकर बातचीत हुई। तो वहीं रामनगर हरिद्वार देहरादून रेल सेवा के संचालित की भी मांग की गई। रामनगर हरिद्वार और देहरादून के लिए नई रेल सेवा की भी बात हुई है। उस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से रामनगर एक बड़ा सेंटर है और रामनगर आने वाले टूरिस्ट हरिद्वार माँ गंगा के भी दर्शन करें, देहरादून भी आएँ, राजधानी है, तो उसके लिए भी एक बात हुई है। इसके अलावा एक ट्रेन जो बाबा विश्वनाथ की धरती से काशी से हरिद्वार के लिए भी माँ गंगा के इस स्थान से लेकर माँ गंगा के उस स्थान तक के लिए भी मैंने उनको बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो भी फिजिबिलिटी जहाँ से ठीक बन पाएगी उसका जो क्राइटेरिया होगा उसमें बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सौंग बांध पेयजल परियोजना को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार से परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का अनुरोध किया है। इस प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 2021 करोड़ रुपए है।
जिसके बनने से देहरादून और आसपास की 10 लाख आबादी की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी विषयों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। देहरादून के लिए बहुत आवश्यक है, अगले आने वाले 50 सालों के लिए पानी की जो भी पेयजल की समस्या है उसका निदान सौंग डैम के बनने से हो पाएगा। और 15,000 लगभग आबादी ऐसी है जो प्रत्येक वर्ष सौंग नदी में ज़्यादा पानी आने से कहीं ना कहीं बाढ़ या अन्य प्रकार की जो परेशानियां होती हैं वर्षा काल में, उस सौंग नदी के अधिक बहाव में आने के कारण से या उफान पर होने के कारण से आती है। सौंग डैम के बन जाने से इस समस्या का भी निदान होगा और पेयजल की समस्या और सिंचाई तीनों प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो पाएगा। वहीं हल्द्वानी में मकान के पुनर्निर्माण के नाम पर अवैध रूप से मस्जिद बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने मकान को सील कर दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया है और इमारत को सील कर दिया। जांच में पता चला कि भूमि नजूल की है, जहां व्यावसायिक बेसमेंट बनाकर निर्माण किया जा रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में जहां कहीं भी अवैध कब्जे हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी काम हो गया है, कमेटी अंतिम मसौदे को तैयार करने में लगी हुई है। अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसको हम सख्ती से हटाएंगे और हमने सभी को कह दिया है कि स्वतः ही जहां पर इस प्रकार की चीज़ है, जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसको स्वयं हटा लें, अन्यथा कुछ दिनों के बाद तो सरकार हटाएगी प्रशासन। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान देहरादून से किमाड़ी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और मरम्मत को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही गणेश जोशी ने मसूरी के लिए स्वीकृत 3 किलोमीटर लंबी टनल के शिलान्यास के लिए गडकरी को उत्तराखंड आने का न्योता दिया। गडकरी ने टनल के शिलान्यास के लिए उत्तराखंड आने का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की बहाली हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव भरतरी की फॉरेस्ट चीफ पर ताजपोशी हो गई। हालांकि ज्वाइनिंग करने के दौरान भरतरी को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वो समय से वन मुख्यालय पहुंच गए मगर उनके दफ्तर की चाबी नहीं मिली। मगर अब राजीव भरतरी को आखिरकार ज्वाइनिंग मिल गई है। याचिका में आदेश पारित किया था, उसके अनुपालन में आज और जो शासन ने भी अब निर्देश जारी कर दिए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाए। तो इन दोनों निर्देशों के क्रम में मैं प्रमुख वन संरक्षक को उत्तराखंड का कार्यभार पुनः ग्रहण कर रहा हूँ। प्रकरण में अभी भी न्यायालय में अलग और वाद हैं मौजूद, तो इसलिए उसके ऊपर टिप्पणी करना नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक बहुत संतोष की बात ये है कि इस समय जबकि एक पिछली बार जब मैं हॉफ बना था और मैंने चार्ज लिया था, तो जबकि मैंने चार्ज जनवरी में लिया था, तो उसके बावजूद भी सारे राज्य में जो है वनाग्नि का प्रकोप था और जो कि मार्च तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही बृहद रूप उसने आकार लिया था। तो इस वर्ष सौभाग्य है कि ये जो वर्षा ऋतु हुई है उससे वनाग्नि की फिलहाल चुनौती। कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथी और बाघ के बीच संघर्ष का वीडियो सामने आया, जिसमें एक बाघ हाथी पर हमला करता नजर आ रहा है। वीडियो ढेला रेंज का है, जिसमें हाथी और बाघ के बीच संघर्ष होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीर आप दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा पर तस्वीर आपके सामने। देखिए बाघ जो है वो एक हाथी पर हमला कर रहा है और ये तस्वीरें आई हैं ढोला रेंज से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।